हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैनल है फिजिक्स भंडार, इसमें हम जो है आईआईटी जेई नीट और सीयूटी से रिलेटेड फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स की थ्योरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम इसका डीपली एनालिसिस करेंगे। देखो, स्टूडेंट गलती कहाँ पर करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है कि शॉर्टकट मेथड करना चाहता है, ताकि जल्दी से जल्दी एग्जाम में अच्छे न्यूमेरिकल्स करके जो है ज़्यादा नंबर गेन कर सके। बट एक्चुअली में होता क्या है कि स्टूडेंट को ना कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप उसके बेसिस पर 100 ऑफ न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो चैनल है फिजिक्स भंडार, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के साथ में ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करता रहे। बिकॉज अगर आप फिजिक्स में मेन चीज जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते तो आप फिजिक्स में बेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है। you have to focus on the theory as well as the derivation। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि अ, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन इज द बैकग्राउंड, है ना। अगर आप डेरिवेशन कर लेते हो दैट्स मीन कि आप फिजिक्स का बैकग्राउंड समझ रहे हो। मतलब अगर आप फॉर्मूला, कोई सपोज देयर इज अ कूलम्स फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आपको, ठीक है, ठीक है, अगर आपको उसमें पता ही नहीं है Q1 Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूले के बारे में स्टडी, आपको फॉर्मूले के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई फॉर्मूला मैंने लिख दिया सपोज करिए। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि उसका वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, और आपको अगर उसका डेरिवेशन नहीं आता है, इसका मतलब आपको काफी कुछ नहीं आता है। सो यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन द डेरिवेशन आल्सो। जो डेरिवेशन पार्ट से आपको फील आता है कि वो फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है। उस फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज हैं वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने का सबसे जो बेस्ट वे है वो यही है। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द थ्योरी एंड द डेरिवेशन, देन यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूमेरिकल। बिकॉज हमें पता है कि हम जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, बिकॉज देखो अभी ये हमारी इनिशियल स्टेज है, हम जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, हमें उतनी ज्यादा नॉलेज पर फोकस करना है। उसके बाद हमें फोकस करना है अपने एग्जाम को टारगेट को लेकर के। जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई नीट से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो जो एग्जाम है, हमें जो स्टडी करनी चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है। क्योंकि हम थ्योरी ऑलरेडी 11th 12th में करके आए हुए हैं। बट 11th 12th क्लास के लिए सजेशन यही रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों पर ही फोकस करें। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ज़्यादातर फोकस अपने न्यूमेरिकल पार्ट पर करें। ठीक है। सो हम क्या स्टडी करेंगे, हम बेसिकली हमारे जो चैनल पे क्लास 11th और 12th की सारी वीडियोस जो हैं पूरे सेशन से स्टार्ट होंगी, और सेशन जब खत्म होता है आपका, तब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है। तो क्लास 11th और 12th और आईआईटी जेईई और नीट की सारी वीडियोस हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है। तो हमारे चैनल के कंटेंट को आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम शुरू करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम ब्रीफ ज़्यादा डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। उसमें पहले थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल पार्ट। हमारा जो मेथड रहेगा कि हम थ्योरी के साथ में ही तुरंत की तुरंत में न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है। बहुत से टीचर्स करते हैं थ्योरी एक बार में करा दी, न्यूमेरिकल एक बार में करा दी, ऐसे नहीं होता है। पहले थ्योरी कराई, उसी के साथ में उसके न्यूमेरिकल खत्म किया। ठीक है। तभी स्टूडेंट को समझ में ज्यादा आता है, बेहतर आता है समझ में। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो आज ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम सारा का सारा बेसिक कुछ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले
चार्जेस एंड फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो फिजिक्स में फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ठीक है। इसके बाद में आपका लेजर हो गया। ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स हो गया। इसी तरह से एक ब्रांच होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सुन के ही समझ में आ रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना है ना। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, कौन कौन से टू वर्ड्स हैं? फर्स्ट जो है इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्लस और स्टैटिक्स। ठीक है, ये दो वर्ड हैं। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, चार्जेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, दे आर द चार्जेस एंड दे रिप्रेजेंट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट डू मीन बाय द चार्ज, सो चार्ज बेसिकली रिप्रेजेंट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है। उसमें सभी तरह के चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है। अब स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि रेस्ट। ठीक है, तो आप अब इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्या डेफिनेशन हो गई, बताइए? अब डेफिनेशन ये हो गई आपकी कि द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन। ठीक है। देन इट इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉन की रेस्ट पोजीशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे फेनोमिना होते हैं जो कि हम स्टडी करेंगे अभी, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है मूवेबल पोजीशन में होता है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन देन इट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ना चार्जेस के बारे में देखो। अब ऑब्वियसली हम चार्ज रेस्ट पोजीशन में स्टडी करेंगे, तो हमें चार्ज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कि चार्ज क्या कहता है। ठीक है, चार्ज का मतलब ये होता है, चार्ज देखो, चार्ज मैंने बता दिया आपको कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है। और चार्जेस का मतलब ये हो गया कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल, जिसको आप ठीक है, न्यूट्रॉन बोलते हो। ठीक है, तो आप पॉजिटिव चार्जेस का मतलब होता है कि इफ देयर इज सम डेफिशिएंसी ऑफ द चार्जेस, अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी में चार्जेस की कमी है, तो हम उसको बोलेंगे कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है। जैसे कि आप सोडियम आयन के बारे में पढ़ते हो, Na+ आयन, इसका मतलब देयर इज अ सम डेफिशिएंसी ऑफ +1 चार्ज। ठीक है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिव चार्जेस कहलाएगा। और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं कि देयर इज अ सम एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज, तो उसको हम बोलेंगे कि वो आपका नेगेटिव चार्जेस होगा। ठीक है। इसका मतलब कहीं से उसके ऊपर कोई चार्ज आया है, जैसे कि आपने सुना होगा NaCl, क्लोरीन आपने सुना होगा NaCl। तो इसमें क्या होता है कि Na जो होता है प्लस होता है और Cl जो होता है माइनस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि Na के पास में एक चार्ज ज्यादा था। ठीक है, उसने एक चार्ज लूज कर दिया और वो अब Cl के पास आ गया। तो इसका मतलब Na के पास में डेफिशिएंसी हो गई एक इलेक्ट्रॉन की, सो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसके पास एक चार्ज की कमी हो गई, एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। ओके। तो अब हम क्या है कि चार्जेस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो बेसिक, ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो
इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, वो सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये आती है आपकी कि एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो एडिटिविटी को आपको, जैसे आप रीड करते हो आपके दिमाग में एडिशन आ जाता है, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ द, सपोज देयर इज अ बॉडी एंड देयर आर सम वेरियस चार्जेस ऑन द बॉडी, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज होता है उसके लिए एडिटिविटी का जो है प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, ठीक है। सो द एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि ये बॉडी है, ठीक है। अब इसमें इसमें जैसे कि मैं, इसमें कुछ चार्जेस जो है आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। प्लस Q1 हो गया, फिर प्लस Q2 हो गया, फिर माइनस Q2 हो गया, और फिर इसमें सपोज करिए प्लस Q3 हो गया, ठीक है। समझ आता है इतना? तो इसका मतलब अगर हम टोटल निकालें, यानी कि Q टोटल अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो जो होगा हमारे पास वो होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल चार्ज है बॉडी का वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में जब हम बात करते हैं, इसके बाद एक होता है क्वांटाइजेशन का लॉ आता है, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन का लॉ क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं हम पहले। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, द चार्ज ऑफ एन बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, है ना। या हम कह सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिख के मैं बताता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं लिखता हूँ Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और इस ई की वैल्यू क्या होती है, इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है। सो Q इक्वल्स टू एन ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब एन जो है आपका वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सो एन इंटीजर का मतलब हो गया एन की वैल्यू +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है। सो एन कैन टेक वैल्यू 0, +-1, +-2, +-3, इस तरह से, ठीक है। एन की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपकी मैं बोलूँ कि 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी फिजिक्स में ये नहीं स्टडी करोगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर 2.2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। तो एन जो है वो इंटीजर होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं, अब जो रिसेंट थ्योरीज आई हैं, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको पोर्शन, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड तो है ही ऑब्वियसली, बट हो सकता है कि इस टाइम पे आपको जरूरत ना हो, पर मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको। कि अभी जो रिसेंट थ्योरी आई है फिजिक्स में, उसमें ये है कि आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहले ये बोला जाता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, ये सबसे बेसिक, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो यही हो सकता है, ठीक है। बट अभी जो रिसेंट थ्योरी आई है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिवाइड, जिनमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, उसको हम क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको हम डिवाइड कर सकते हैं क्वार्क्स में, ठीक है, इनको बोलते हैं इस तरह से। अच्छा, अब आपको क्वार्क्स पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है।
देखो क्वार्क जो होते हैं वो क्वार्क दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब इन पर जो चार्ज होता है, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन क्वार्क में जो चार्ज होता है, तो चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है वो होता है +2/3 ई, और इसमें जो होता है वो होता है -1/3, ठीक है। तो यानी कि अब आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का वायलेशन हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रो क्वांटाइजेशन का वायलेशन कभी नहीं होता है, ठीक है। मैं उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है, कि क्वांटाइजेशन का वायलेशन इसलिए नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो प्रोटॉन को जो हम डिवाइड करते हैं क्वार्क में, तो हम इसको बोलते हैं अप अप डाउन, ठीक है। ये हायर जब आप स्टडीज करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन को हम क्वार्क की टर्म में यूयूडी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वार्क मॉडल, ठीक है। तो क्वार्क मॉडल से पता चलता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम अब इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करें तो नेट चार्ज इसका आएगा +2/3 ई, ठीक है। और ये आएगा आपका +2/3 अगेन, और ये आएगा -1/3। अब यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एडिटिविटी का लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आपका, देखो 2 2 4 और 3 3/3 जाएगा +e। यानी कि आपको पता ही है कि प्रोटॉन के ऊपर तो +e चार्ज होता ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब जो प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ रहा है वो सही आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सही है यूयूटी, ठीक है। तो पर अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो क्वांटाइजेशन का वायलेशन हो रहा है। हाँ, आपने बोला था कि क्वांटाइजेशन का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। पर देखो आप, और डाउन क्वार्क में आप बोल सकते हो कि वायलेशन हो रहा है, बट टोटल प्रोटॉन चार्ज में वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्ट इसमें मजे की बात यह है कि अप और डाउन क्वार्क में भी क्वांटाइजेशन लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फेल नहीं हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ ऐसे कि आपका जो लॉ है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना, ये आइसोलेटेड पार्टिकल के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो उसको हम इसीलिए ठीक है, तो वहां पर हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। बट आपको मैं बता दूं कि क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं ये कभी भी आइसोलेटेड स्टेट में मिलते ही नहीं है, ठीक है। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप क्वांटाइजेशन का लॉ लगाने के बाद में भी ये आपका क्वांटाइजेशन का लॉ क्या कहता है कि ये आइसोलेटेड अगर एग्जिस्ट करते और तब भी इनके ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल होता तो वायलेशन होता, बट ये तो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब +2 क्वार्क्स के लिए भी आपका क्वांटाइजेशन का लॉ वैलिड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्योंकि ये कई बार इंटरव्यूज में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बात अभी बताई है आपको, आप क्वार्क के लिए और डाउन क्वार्क के लिए, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना क्वांटाइजेशन का लॉ आइसोलेटेड पार्टिकल्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना हम कूलाम्स लॉ को स्टडी करते हैं, ठीक है। कूलाम्स लॉ एक बहुत ही फेमस लॉ है आपका, जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ, ठीक है। देखो कूलाम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। यानी कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के भी। अब आपको पता है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है।
अब आपका ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग R इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, समझ आता है इतना हमें? ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला कि Q1 और Q2 जो है आपके, ये पॉइंट चार्ज है। ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा लिख रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, देखो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख नहीं सकते हो। तो आपके एक बार नोट्स बन गए, वो आपके हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगे। ठीक है, जितनी बार भी आप यूज करोगे उन्हें, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन के लिए नोट्स काम आते हैं। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, 1 या 2 पेज के, जो कि क्विक रिवीजन के लिए काम आते हैं, एग्जाम टाइम पर काम आते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो नोट्स जरूर बना लिए साथ के साथ में लिख करके इसको। ठीक है, तो मैंने बोला Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज हैं, और दूसरा मैंने बोला कि ये स्टेशनरी होने चाहिए। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट ही है, कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट ही यही है कि द फोर्स बिटवीन टू stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए, so when you are combining, then F becomes Q1 Q2 upon R square। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इस टाइम के बोल देते हैं, तो याद आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब इस के का क्या मतलब है ना, के जो आया है उसको क्या हम बोलते हैं? ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम मतलब डायरेक्टली किसी थ्योरी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू आई, वो आई के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एप्सिलॉन नॉट का भी मतलब बता दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये वैक्यूम में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देखो पॉइंट चार्जेस का मतलब ये हो गया कि देखो किसी भी चीज को पॉइंट, एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज क्लास 11th में। ठीक है, तो हम मैं आपको इसको बता दूंगा कि पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो ये आपका कूलाम्स लॉ हो गया, और ये बहुत ही फेमस लॉ है, ध्यान रखिएगा। एफ इक्वल में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, और ध्यान रखना Q1 और Q2 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लिखी जाती है। ठीक है, और आर दोनों के बीच का सेपरेशन होता है। और ये चीज कभी मत भूलना कि Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होते हैं और स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए, क्योंकि अगर Q1 और Q2 मूव कर रहे हैं तो आप कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत कम स्पीड से मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 0.1 पर सेकेंड, बहुत ही कम स्पीड से अगर वो मूव कर रहे हैं, तो आप एक बार को अप्रोक्सीमेटली कूलाम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, वहां से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फोर्स की आ सकती है। बट प्रॉपरली ये वैलिड होता है स्टेशनरी पार्टिकल्स के लिए, स्टेशनरी चार्ज के लिए। ठीक है, तो देखो हम बताने ही जा रहे थे कि हम आपको एक टॉपिक बताने जा रहे थे जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, तो वो हम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप लोग समझ जाओगे, ये पॉइंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि जनरली क्या होता है ना कि जनरली क्या होता है ना कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है। एक सेकंड रुकना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट।
एक्चुअली जो पेन है ना, राइटिंग पैड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कई बार। तो कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर। एक्चुअली इसकी कनेक्टिविटी में आई डोंट थिंक क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कूलाम्स लॉ की। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ जो होता है ये वैलिड होता है ओनली अप्रोक्सीमेट चार्जेस के लिए। ठीक है, सॉरी, स्टेशनरी चार्जेस के लिए और पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है। सो हम आगे का डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर